हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और वीडियो लेकर आया हूँ। बात करूँगा यहाँ पे कि मार्केट किस तरीके से रह सकता है। कल आज का मार्केट आपने देखा ऑलरेडी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। एक्चुअली हमारे मार्केट ने तो फिर भी थोड़ा सा रहम जताया। अगर आप देखेंगे बाकी मार्केट्स में तो बहुत बुरा हाल है। मतलब यूरोप में ऑलमोस्ट हम 3 से 4% गिर चुके हैं हाई से। और अगर आप देखेंगे यूएस मार्केट तो ऑलमोस्ट डाउ जोन्स 2 दिन में 1000 पॉइंट से ज़्यादा गिर चुका है। और हमारा मार्केट अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है। तो हमारे पास स्कोप बहुत ज़्यादा है गिरने का, क्योंकि जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो भी करीब 100-125 पॉइंट नीचे हैं। तो ये सब चीज़ें देखते हुए लग रहा है कि अभी मार्केट में और थोड़ा पेन बना रहेगा। बाउंस में सेल करना एक अच्छा आइडिया होगा, जो मैंने ऑलरेडी आपको फ्राइडे को भी बोला था और बीच में मैंने लाइव में भी यही चीज़ कही थी। लोग मानेंगे नहीं, मुझे पता है। लोग तब तक नहीं मानेंगे जब तक एमटीएम लाल नहीं हो जाएगा, क्योंकि लोगों को प्रॉफिट बुक करना ही नहीं आता है और बहुत सारे लोग को शॉर्ट सेल करना नहीं आता ताकि वो अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सके या फिर प्रोटेक्ट कर सके। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी देखते रहना चाहिए। बाकी मैं कोशिश करता रहूँगा लोगों को बचाने की। मुझे पता है बहुत सारे लोग सुनते हैं मेरी, बहुत सारे नहीं सुनते हैं। तो जो नहीं सुनते हैं तो मार्केट सुनाएगा, जो सुन लेंगे तो बच जाएंगे और खुश रहेंगे। बात करते हैं मार्केट के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली बार हमने देखा बहुत दिन बाद कि सिर्फ 1-2 स्टॉक ऊपर हैं, बाकी ज़्यादातर नीचे हैं। और HDFC ट्रेंड्स ने बहुत तगड़ा मार्केट को नीचे की तरफ खींचा। उसके बाद इन्फोसिस, रिलायंस, एक्सिस बैंक, ये सभी स्टॉक्स बहुत दिन बाद नीचे की तरफ आए हैं। इंडसइंड बैंक, मतलब मैंने तो नहीं देखा, मुझे याद नहीं, बहुत दिन हो गए इसको नीचे की तरफ आए हुए। तो ये सभी दिखाता है कि काफ़ी सारे स्टॉक जो स्ट्रॉन्ग बने हुए थे उनमें भी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। और कुछ डिफेंसिव स्टॉक्स हैं, फार्मा, उसमें थोड़ी थोड़ी बाउंस है। तो फार्मा स्टॉक्स और भारती, ITC, ये सभी थोड़े डिफेंसिव का काम करेंगे, ज़्यादा नहीं गिरेंगे, उठेंगे तो ये लोग अच्छा उठेंगे। तो ये सभी करंटली थीम चल रही है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्लोबली क्या चल रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको डाउ जोन्स 770 पॉइंट डाउन दिखेगा। जब हमारा मार्केट क्लोज हुआ तो ये 350 पॉइंट डाउन था, 300 पॉइंट डाउन था। तो अभी ये 350 और गिरा है, मतलब जितना गिरा था उसका डबल। तो हमारा मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है ये कोई बहुत बड़ा गेस नहीं है। यूरोप मार्केट अगर आप देखेंगे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करना ये है कि 3-3% डाउन है। ऑलरेडी गिरे हुए थे ये फ्राइडे को भी, और हमारा मार्केट फ्राइडे को फ्लैट बंद हुआ है और आज हम सिर्फ 1% गिरे हैं। तो वहाँ की मार्केट 4-4-5-5% गिर चुके हैं। अब हमारा मार्केट कब तक इसको रोक पाएगा? जब तक हमारे वॉलेटिलिटी को ये लोग मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्यों बोला मैंने वॉलेटिलिटी? क्योंकि जो यूएस का विक्स है वो आप देख सकते हैं 24 पे है, 24। हमारा विक्स कहाँ पे है? हमारा विक्स है 12-13 पे। तो इतने लो विक्स पे मार्केट को बहुत दिन नहीं रखा जा सकता। और लो विक्स का प्रॉब्लम यह है कि यहाँ से अगर बहुत तेजी से वॉलेटिलिटी बढ़ी तो वो चीज़ें हो सकती हैं जो लोगों ने उम्मीद नहीं की होंगी, और फिर अनवाइंडिंग बहुत तगड़ी होती है। मतलब अनवाइंडिंग मतलब कि हर आदमी सेल कर रहा है, स्टॉक्स 5-5% गिर रहे हैं, कुछ सर्किट लग रहे हैं स्टॉक्स में, ये सब चीज़ें होंगी। छोटे स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, स्मॉल और मिड कैप में ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए एक बहुत अच्छा पॉइंट मार्केट ने दिया था हाई पॉइंट पे 16,000। मैंने उस दिन भी कहा था 16,000 को एक नोबेल अवार्ड आपको नहीं मिल जाने वाला है। आपको कहीं ना कहीं तो डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको निकलना चाहिए। ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है, चलो बुक कर लेते हैं, कुछ नीचे आएगा तो फिर से ऐड कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए थी। अभी मौका मार्केट कब देगा मुझे नहीं पता, लेकिन देखते हैं कल किस तरीके से ओपन होता है। लेकिन ओवरऑल करेंटली आप देखेंगे वॉलेटिलिटी हमारी 12 है, यूएस की 24 है। हमारी जब 14 थी अप्रॉक्सीमेटली तो यूएस की भी 14 थी। तो यूएस की वॉलेटिलिटी बढ़ी है, हमारी नहीं बढ़ी है। तो हमारी वॉलेटिलिटी जो है उसमें विक्स में चांस है बढ़ने का दोबारा। तो ये एक चीज़ आपको नोट करनी है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पे S&P, तो S&P मैंने क्यों लिया है? क्योंकि नैस्डैक थोड़ा सा अनइवन रहता है। तो नैस्डैक में S&P में अगर आप देखेंगे तो करंटली जो सपोर्ट्स हैं वो अभी करंट लेवल से भी करीब 1% नीचे हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा और फॉल और फिर सपोर्ट ले सकता है यूएस मार्केट। तो कल भी हो सकता है थोड़ा सा निगेटिविटी रहे और फिर हम सपोर्ट लें यूएस मार्केट्स में। तब तक में हमारा मार्केट अगर कैचअप करना चाहेगा तो हमारा मार्केट कम से कम 2% का फॉल और दे सकता है यहाँ से। अब वो तो देखिए डिपेंड करता है कि कल कैसे खुलते हैं यूएस मार्केट। लेकिन राइट नाउ जो माहौल दिख रहा है उस माहौल को देखते हुए तो यही लग रहा है कि यहाँ से 1% यूएस मार्केट और गिर सकता है करंट लेवल से, जो ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया। और हमारा मार्केट कम से कम 2 से 3%, वो हम बात करेंगे लेवल्स की। तो डाउ जोन्स में भी सेम चीज़ है। पहली बार चार्ट्स में सभी जितने भी इंडेक्स हैं वो एक साथ बता रहे हैं कि अभी भी थोड़ा बहुत फॉल बाकी है। तो डाउ जोन्स में भी आप देख सकते हैं कम से कम 300 से 400 पॉइंट का और फॉल आ सकता है। तो ये दोनों चीज़ें चार्ट में दिख रही हैं। पहली बार चार्ट्स बोल रहे हैं कि हाँ अभी इतना गिरने के बाद भी थोड़ा और फॉल बाकी है, वरना हम नॉर्मली 1-2 दिन में ही सपोर्ट टेस्ट कर लेते थे। तो इस बार थोड़ा सा आपको और पेन देखना पड़ेगा, मुझे लगता है 1 आध दिन। और कल मोस्ट प्रोबेबली जो एशियन मार्केट्स हैं वो गाइड करेंगे हमारे मार्केट को। और एशियन मार्केट्स ऑलरेडी वीक है, बहुत दिन से वीक है। अगर आपको पता नहीं होगा क्योंकि मीडिया कवर नहीं करता है कि एशिया में बहुत सारी इकोनॉमीज़ है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, साउथ कोरिया है, यहाँ पे
फर्स्ट वेव में जितने केसेस थे उससे बहुत ज़्यादा हम राइट नाउ पीक पे चल रहे हैं। पीक मतलब हाई पे हाई बना रहा है, लेकिन वहाँ पे कोविड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। यूके में सेम चीज़ है, फ्रांस में सेम चीज़ है, स्पेन में सेम चीज़ है। तो मुझे लगता है ये कोविड का जो डेल्टा वेरिएंट है इसके कारण पैनिक है या क्या है, आई डोंट नो, बट मार्केट किस चीज़ को फैक्टर इन, प्रॉब्लम है ऑलरेडी, प्रॉब्लम पहले भी थी अभी भी है, लेकिन मार्केट को फैक्टर इन करना है तो वो कर रहा है। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा एशिया में देखनी पड़ेगी कि एशिया किस तरीके से रिएक्ट करता है कल, और अगर एशिया कमज़ोर रहता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारे मार्केट में, मुझे ऐसा लगता है। अब यहाँ पे हम चाहेंगे थोड़ा सा वॉलेटिलिटी आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियोस बहुत सारे आपके लिए मैं डालता रहता हूँ, अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और हमारा सुपर ट्रेडर चैनल टेलीग्राम आईडी है, उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम थोड़ी इंडियन इंडाइसेस की बात कर लेते हैं। तो राइट नाउ अगर आप बोलें कि क्या निफ्टी 50 इमीडिएटली सपोर्ट है, निफ्टी 50 देखिए बहुत रुक के बहुत दर्द के साथ गिर रहा है। हाँ होगा ही डेफिनेटली, बाय द डिप एक बहुत बड़ा थीम बना हुआ है, लेकिन अगर हम यहाँ से गिरते हैं डायरेक्टली तो पहला सपोर्ट कहाँ पे आएगा, 630 पे। हम 750 पे बंद हुए हैं, 100 पॉइंट से 125 पॉइंट 150 पॉइंट तक का फॉल इमीडिएटली आ सकता है, और उसके बाद फिर मार्केट क्या ट्रेंड लेता है हम बात करेंगे। लेकिन राइट नाउ इमीडिएटली 15,600 से 620 के आसपास सपोर्ट है। पहला सपोर्ट यहीं पे मिलेगा, अगर ये होल्ड करता है तो ठीक है, अगर ये होल्ड नहीं करता है तो फिर आपका जो अगला सपोर्ट है वो 500 के आसपास होगा, 15,500 के आसपास। तो ये देखना होगा कि कल किस तरीके से हमारा मार्केट रिएक्ट करता है। देखिए ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ है, अगर आप अभी भी देखेंगे तो आपको 770 पॉइंट्स 2.25% डाउन है यूएस का इंडेक्स, और ये ऐसा इंडेक्स है जहाँ का एक शेयर, एक स्टॉक की वैल्यू हमारे पूरे के पूरे जितना हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके आसपास है। मतलब 2.2 ट्रिलियन का तो ऑलमोस्ट एप्पल ही है। हमारी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ही 3 ट्रिलियन है, तो 2 कंपनी मिला दो तो हमारा पूरा मार्केट है। तो जब वहाँ के इंडेक्स इतना गिरते हैं तो ये दिखाता है कि यार बड़ा लिक्विडिटी बाहर जा रहा है, तो ये हमें भी सोचना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो करंटली निफ्टी का ये है, निफ्टी में अगर कोई गैप डाउन मिलता है चेज मत करिए, गैप डाउन के बाद थोड़ा सा वेट करिए, देखिए सपोर्ट मिलता है नहीं मिलता है। अगर आपको फ्लैट खुलता है, छोटा मोटा आपको प्री ओपन में दिखाता है, तो हो सकता है पहले नीचे जाएं और फिर हम ऊपर जाएं, और कोई भी गैप अप मिलता है किसी भी सिनेरियो पे तो वो सेल ऑफ हो जाएगा। तो ये 3 सिनेरियो मैंने आपको बता दिए हैं निफ्टी में। गैप अप मतलब 30, 40, 50 पॉइंट्स का कोई भी बाउंस मिलता है वो सेल ऑफ हो सकता है, 790, 800 तक का बाउंस सेल ऑफ हो जाएगा। अगर बहुत बड़ा सडनली यूएस मार्केट रिवर्सल मार दे, पॉजिटिव में दिखे तो बात अलग है, तब हम नहीं बेचेंगे, तब हम वेट करेंगे शुरू के 1 घंटे। और अगर हमको गैप डाउन मिलता है 100 पॉइंट 140 पॉइंट 150 पॉइंट जो भी मतलब 200 पॉइंट तक, हम उसको टच नहीं करेंगे, हम उसको जाने देंगे जिधर जा रहा है। जो कैरी फॉरवर्ड किए हैं उनके लिए रिवॉर्ड है, जिन लोगों ने पोजीशन नहीं ली है मुझे पता है वो लोग चेस करेंगे, लेकिन हम चेस नहीं करेंगे। हम मोस्ट प्रॉब्ली अगर नई पोजीशन बनानी है तो वो थोड़ी 1 घंटे बाद ही बनाएंगे। अब इसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पे कि बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। अब बैंक निफ्टी में इसने बहुत इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल तोड़ा है, ठीक है। ये सपोर्ट लेवल था 35,300, हम इसको वॉच भी कर रहे थे, हमने 35,200 ब्रेक होने पे शॉर्ट किया था। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 34,900, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का हमें डिप दिया था, तो ये काफ़ी अच्छा एक रिवॉर्ड मिला हमें। और टाटा स्टील में हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, तो अपने प्रीमियम एनालिसिस ग्रुप में, उसके बारे में जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो टाटा स्टील में हमने क्या किया था, हमने कॉल सेल किए थे, ठीक है, और उसमें हमें करीब करीब इमीडिएटली 5,000 रुपये मिल गए थे, लेकिन थोड़ा वेट करते तो उसमें करीब करीब 10,000 रुपीज़ मिले थे हमें विद इन 1 to 2 आवर्स। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी, और ये हमने किया बहुत ज़्यादा ट्रेड में नहीं। निफ्टी बैंक निफ्टी में कॉल सेलिंग ऑलरेडी हमने कर रखी थी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी क्या हो सकता है राइट नाउ, तो अभी ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा। ये मेन इंपॉर्टेंट लाइन अब आपकी ये हो जाएगी। अगर हम कल को यहाँ से बाउंस मारना चालू भी हो जाते हैं, मान लो यहाँ तक आते हैं और फिर बाउंस मारते हैं, तो अब आपका ये एरिया जो है ये आपका रेजिस्टेंस लाइन बन जाएगा। इवन हम 35,700 दोबारा भी जा सकते हैं, लेकिन इस लाइन को नीचे से हम हिट करेंगे और इसको टच जहाँ भी करेंगे वहाँ पे आपको सेलिंग मिलेगी, और जो सपोर्ट है वो आपको इस लाइन के पास मिलना चाहिए 34,300। ओवरऑल मेरे हिसाब से हम नीचे जा रहे हैं, बैंक निफ्टी काफ़ी कमज़ोर है। अब कल ऑयल प्राइसेस गिरे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा नहीं होगा, क्योंकि अभी ग्रोथ कंसर्न्स हैं, इसलिए ग्रोथ कंसर्न्स के कारण मार्केट गिर रहा है। और ग्रोथ कंसर्न मतलब रिसेशन, डाउनफॉल, इकोनॉमी अच्छा नहीं करना, और जब इकोनॉमी अच्छा नहीं करेगी तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके जो स्टॉक्स हैं उनकी अर्निंग्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और अर्निंग्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो मार्केट में पैसा फिर भी जाएगा बाहर,
ठीक है। तो ये चीज़ है। तो करंटली अगर आप बोलें तो सपोर्ट है 34,900 के आसपास हमने लो बनाया था, सपोर्ट आपका 34,300 के आसपास है। इस एरिया पे मैं सेलिंग नहीं करूंगा, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे वेट करूंगा, देखूंगा सपोर्ट मिल रहे हैं तो पुट सेल करूंगा 34,200, 100, 34,000 तक के। लेकिन अभी मेरा इतना मूड नहीं है क्या मैं करूंगा, लेकिन मेरा ये कहना है अगर किसी को कुछ करना है तो इस सपोर्ट लाइन के पास पुट सेल करे, ना कि कॉल बाय करे या फिर पुट बाय करे। यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहो, क्योंकि ये अभी तक मार्केट, ये जो ट्रेंड लाइंस मैं बनाता हूँ मोस्ट प्रॉब्ली इसको फॉलो करता है, अगर आपने देखा होगा वीडियो रेगुलरली तो। अब दूसरी चीज़ है यहाँ पे कि मेटल में क्या है, मेटल में ओवरऑल हिंडाल्को एक अच्छा अप ट्रेंड स्टार्ट कर रहा था, फिर से इसने गिव अप कर दिया है। मेरे हिसाब से अब एग्जैक्टली इमीडिएटली हम सपोर्ट पे हैं। ये जो लाइन है अगर मैं यहाँ से ड्रॉ कर दूँ, ये सपोर्ट बन गया आपका 396 पे, ये टूटा तो आपका जो अगला सपोर्ट है 390 के आसपास है और 387 के आसपास है। तो मुझे लगता है कल मोस्ट प्रॉब्ली इसको तोड़ ही देगा और 387, 385 के आसपास इसको रुकना चाहिए। इस एरिया में थोड़ा सा क्लस्टर इसका सपोर्ट का मिलना चाहिए इस एरिया में, और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा वेट करेंगे बाउंस के लिए। लेकिन मेटल मुझे लगता है कि जो ये बाउंस था, सेकेंड बाउंस जो हमने देखा है, मोस्ट प्रॉब्ली ये खत्म होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ग्रोथ कंसर्न्स तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं कि इन्फ्लेशन और प्राइस जो बढ़े हुए हैं, प्राइस के कारण जो फ़ायदा है मेटल कंपनीज़ को डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो मुझे लगता है मेटल कल एक बड़ा कैंडिडेट हो सकता है मार्केट गिरने का, क्योंकि ग्रोथ कंसर्न्स जो है वो हाईलाइट में है। उसके अलावा इन्फोसिस की बात करूँगा यहाँ पे, तो इन्फोसिस राइट नाउ आप देख सकते हैं कि एक ये ट्रेंड लाइन चल रही थी, अब इमीडिएटली एक नई ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है, ये वाली है। इसको अगर हम तोड़ते हैं 1528 को तोड़ते हैं तो फिर हमारा जो अगला सपोर्ट आएगा वो करीब करीब 1500 के आसपास आएगा। तो 1528 सपोर्ट है, अगर टूट जाए तो 1500 तक के लेवल्स हमको दिख सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली मैं यहाँ पे अगर बाउंस मिलता है तो कॉल सेलिंग करूँगा, मैं इमीडिएटली जंप नहीं करूँगा कि मैं इसमें कोई डिसीजन लूँ। ओवरऑल मार्केट में IT रेंज में रहेगा, संभालने का काम करेगा अगर बहुत नहीं भी गिरा तो। अब उसके अलावा अगर बात करें, सन फार्मा ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब मार्केट के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो सन फार्मा मेरे हिसाब से बाय द डिप है, आपका 680 के आसपास सपोर्ट्स हैं। जब तक 680 होल्ड करता है दिक्कत नहीं है, अगर 680 टूट भी जाए तो आपका 665, 670 एरिया में सपोर्ट है। ओवरऑल अगर बुरे मार्केट की बात करें तो सन फार्मा वहाँ सपोर्ट लेगा, ना कि यहाँ से बहुत बड़ा ब्रेकडाउन करेगा, क्योंकि इसको टाइम पास करना है। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है, अपवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू रहना चाहिए अगले 15 दिन 20 दिन, और आपका ये पूरा का पूरा जो अप ट्रेंड है इसके लिए एक स्टॉप लॉस होना चाहिए 650। जब तक 650 के ऊपर है होप्स कायम है कि ये एक नया हाई बनाना चाहिए। अब उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे टाटा मोटर्स जो स्टॉक है, टाटा मोटर्स का मैंने एक लास्ट टाइम बताया था आपको कि ये एरिया क्लस्टर है। अगर किसी ने यहाँ पे पुट सेल किया है तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए 304, 303 के आसपास होना चाहिए। जब तक इसको होल्ड करता है दिक्कत नहीं है, जब इसको ब्रेक कर दे तो फिर यहाँ पे हम जो पुट सेल करके रखेंगे वो निकल जाएंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे HDFC। तो HDFC ट्विंस में बहुत बड़ा एक फॉल आया है, मेरे हिसाब से ये कंटिन्यू रह सकता है। उसका रीज़न सिंपल है कि यहाँ पे जो एरिया है आप देख सकते हैं, ये एरिया, इस एरिया पे हमने कई बार सपोर्ट लिया है, लेकिन इस एरिया को हम तोड़ भी रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर ये टूटा, कल भी फॉल आया तो 2450 के नीचे अगर हम देखेंगे 2% का फॉल करीब करीब 2400 के आसपास जा सकता है, 2380 तक का भी यहाँ सपोर्ट मिल सकता है। तो यहाँ से एक ब्रेकडाउन की उम्मीद है अगर कल मार्केट गिरता है। US फ्यूचर को देख के तो यही लग रहा है। और बजाज ट्विंस पे थोड़ी नज़र रखिएगा। बजाज ट्विंस में अब मुझे लगता है यहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा जो एरिया था, क्लस्टर ऑफ सपोर्ट था 5980, इसको बजाज फाइनेंस में आज तोड़ा है, वापस बाउंस हुआ है। लास्ट में मार्केट पूरा बाउंस हुआ था, लेकिन अगर इसको तोड़ेगा तो फिर आपका जो सपोर्ट है वो इस एरिया में आएगा 5700, 5750 के आसपास। तो यहाँ पे आपको बजाज फाइनेंस थोड़ा सा वीक होता हुआ दिख सकता है। अगर थोड़ी सी भी वहाँ वीकनेस देखे तो आपको पता है कहाँ तक आपको मूवमेंट मिल सकता है। बजाज फिनसर्व सेम चीज़ है, बजाज फिनसर्व आपका सपोर्ट पे है, इस सपोर्ट को तोड़े, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 12,500, 12,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मुझे लगता है एक बार जाके इसको टेस्ट करेगा कल, और यहाँ पे आपको निकल जाना है। अगर आप शॉर्ट ऑलरेडी हैं, आप कॉल सेल करके बैठे हैं। मैंने बजाज फाइनेंस में एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, लेकिन हम पहले ही एग्जिट कर गए थे, क्योंकि बजाज ट्विंस थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी को करना है तो यहाँ तक सपोर्ट आपको 12,480, 500 के आसपास ही मिलेगा। अब इसके अलावा बैंक्स की बात कर लूँ तो बैंक्स में बहुत बुरी पिटाई है। एक्सिस बैंक आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक फॉल दिया है, एग्जैक्टली सपोर्ट पे है। ये सपोर्ट अगर टूटा आपका तो इसके बाद आपको अगला जो फॉल दिखेगा वो 739 और 730, तो 739, 730 एरिया तक हम गिर सकते हैं। एक्सिस बैंक में कोई भी बाउंस मिले तो वो बाउंस मुझे लगता है मॉर्निंग में सर्वाइव नहीं करेगा, बाद में हो सकता है कि अगर सेकेंड हाफ में बाउंस आए तो वो मार्केट एक बेस बनाता हुआ दिखेगा। तो ये मार्केट में मॉर्निंग अलग टेक्सचर रहने वाला है, दोपहर में अलग टेक्सचर रहने वाला है, तो दोनों को अलग तरह से आपको समझना पड़ेगा। और आखिरी स्टॉक जो है उसकी बात करूंगा, इंडसइंड बैंक, जो रिसेंटली में अभी इसने एक थोड़ा सा मुझे लगता है करेक्शन स्टार्ट किया है, और ये करेक्शन कहाँ तक जारी रह सकता है। तो यहाँ पे भी एक बहुत बेहतरीन ट्रेंड लाइन बन
बन के निकल रही है, आप देख सकते हैं ये। और इसको इसने आज जब तोड़ा तो एक बड़ा सा कैंडल यहाँ पे बनाया है, आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा कैंडल। अब नीचे से हो सकता है इसको टेस्ट करें और टेस्ट करने के बाद वापस कहाँ तक जा सकता है, इसका जो लेवल है 990 के एरिया, 990 980 एरिया तक गिर सकता है। तो ये ओवरऑल स्टॉक्स थे, इनको आप वॉच करिए, ट्रेड करिए। मैं कहूँगा सबसे पहली चीज़ है, अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन बनाइए, अपने को वॉच करिए, डमी ट्रेड, डेमो ट्रेड करिए, और उसके बाद जब कॉन्फिडेंस आने लगे तब ट्रेड करिए। कम पैसे से करिए, कोई भी चीज़ श्योरिटी नहीं होती। दूसरी चीज़ है, अदानी स्टॉक्स में न्यूज़ था, मैंने ऑलरेडी डाला था, आज हर जगह वो न्यूज़ अभी शाम को आ चुका है। मुझे लगता है अदानी स्टॉक्स भी कल प्रेशर में रह सकते हैं, क्योंकि अब लोगों तक ये खबर पहुंच जाएगी कि अदानी पे इंक्वायरी हो रही है, सेबी की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो भी इरेगुलरिटीज़ है, जो भी कंप्लेंट्स है। क्योंकि देखिए कंप्लेंट्स जेन्युइन है, सबको पता है कि कंप्लेंट्स जेन्युइन है, जो एफआईआईज हैं उनके एड्रेस वही हैं, सेम है, तो ये सब चीज़ें कॉमन नहीं है, राइट। ये मुद्दा बन सकता है, इसलिए सरकार रिस्क ना लेते हुए इंक्वायरी ऑर्डर की है। और जो मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस के, उन्होंने ये आज इन्फॉर्मेशन भी दी है सबको, तो इस पे ध्यान दीजिए। ओवरऑल अदानी स्टॉक्स कल ड्रैगर नीचे की तरफ हो सकते हैं। तो ये मेरा व्यू था मार्केट के बारे में। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो लाने में तभी मजा आता है। थैंक यू वेरी मच।